नमस्ते दोस्तों, आपका इस संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत सारे दिलचस्प विषयों पर बात करने वाले हैं, जैसे कि समय। सो कृपया इस प्रोग्राम को अंत तक सुने। हमेशा की तरह आपके साथ है अभिनीत और नेहा। आज मैंने टीवी पर रामायण देखा और वैसे तो वीएफएक्स और अभी की फिल्म मेकिंग प्रणाली बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अच्छे से बनाई गई कोई भी फिल्म या प्रोग्राम, चाहे किसी भी समय का क्यों ना हो और चाहे कितना भी पुराना हो, लोगों को पसंद जरूर आता है। हाँ, जैसे कि कुछ मूवीज जो अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में हैं, उन्हें अभी के ज़माने में भी देखा जा सकता है। ऐसा एक उदाहरण चार्ली चैपलिन की प्रसिद्ध मूवी मॉडर्न टाइम्स की है, जिसे अभी के ज़माने में भी देखकर उतना ही मज़ा आएगा। और ये मूवी 1936 की बनी हुई है। हाँ, और बोला जा सकता है कि समय का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे समय से एक गहरी सोच मेरे जहन में आई। क्या तुमने इस बात पे कभी गौर किया है कि हमारे लिए कितना आसान है समय के बारे में बात करना? मतलब कि मान लो तुमसे पूछा जाए कि अभी समय क्या हो रहा है, तुम झट से अपनी घड़ी में देखकर बोल दोगे। हाँ, वो तो है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। ओके, तुमने महाभारत में तो ये सुना ही होगा, मैं समय हूँ। वैसे मैं समय तो नहीं हूँ, पर समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बता जरूर सकता हूँ। समय देखा जाए तो मूल रूप से सीधा जुड़ा हुआ है सौरमंडल में होने वाली गतिविधियों से। जैसे कि पृथ्वी का अपने धुरी में एक बार चक्कर लगाने को हम एक दिन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर की एक परिक्रमा को हम एक साल कहते हैं। हम जिसे समय कहते हैं उसको कभी कभी चौथा आयाम भी कहा जाता है, यानी कि फोर्थ डायमेंशन। इसका मतलब है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बाद का आयाम। अभी के घड़ियों में देखे जाने वाला समय ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत नई संकल्पना या कॉन्सेप्ट है। कुछ अध्ययनों के हिसाब से इंसानों में सबसे पहले समय नापने की शुरुआत करी थी मिस्र के लोगों ने सनडायल्स या सूर्य घड़ी से। उसके बाद के 3 सदियों तक समय का मूल इकाई धूप की अवधि रहा है, और इसी को आधार मानकर समय का पता लगाया जाता था इन घड़ियों के द्वारा। ये उपाय अच्छा तो था, पर भरोसेमंद नहीं था। साल और महीने के हिसाब से समय अलग अलग हो जाता था, यहाँ तक कि किस जगह पर रखा जा रहा है ये सनडायल या सूर्य घड़ी, उससे भी फर्क पड़ जाता था। ऐसे ही कुछ सूर्य घड़ियां भारत में भी मौजूद है, जैसे कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में और जयपुर के जंतर मंतर में। और ये भी माना जाता है कि जयपुर के जंतर मंतर का सूर्य घड़ी दुनिया का सबसे बड़ा सूर्य घड़ी है। हाँ, और अभी के समय के मापने की विधि कई सालों के अध्ययनों और शोध के बाद निकलकर सामने आई, और इसे सर्वसम्मति के साथ माना गया। और इसी विधि का पालन करते हुए, जिसे हम सेकंड कहते हैं, उसका मापदंड स्थापित किया गया। मूल रूप से सेकंड इस मापदंड के अनुसार सीजियम 133 परमाणु के एक विशेष घटना का केवल अनुकरण करता है। तुम्हारे बोलने का मतलब ये है कि घड़ी के सेकंड का काटा एक तरह की फ्रीक्वेंसी का केवल नकल करता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा तुमने। समय मापने की इस विधि का सर्वसम्मति से पालन तो होने लगा, लेकिन ध्यान देने वाली एक ऐसी बात उभर कर सामने आई जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जैसे कि कोलकाता में क्योंकि सूर्य उदय पहले होता है, वहां का समय आगे होता, और मुंबई में देरी से सूर्य उदय के कारण समय पीछे चलता। तो इसलिए एक ही देश के अलग अलग शहरों में समय अलग अलग होने लगा, और इसी कारण से कई क्षेत्रों में, जैसे कि परिवहन में, दिक्कत आने लगी। इसी समस्या को दूर करने के लिए टाइम जोन का इजाद हुआ, और फिर सब देश अपने क्षेत्र के अनुसार एक या एक से अधिक टाइम जोन का पालन करने लगे, जिससे कि ये पता लगाना आसान हो गया कि विश्व के किस कोने में क्या समय हो रहा है। वैसे सिर्फ समय ही नहीं, बल्कि स्थान के हिसाब से कई तिथि पत्र यानी कैलेंडर भी अलग अलग पाए जाते हैं। उनमें से
ग्रेगोरियन कैलेंडर आज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कैलेंडर है और ये कैलेंडर तिथियों और समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाता है। ये तो हो गया एक तरीके का कैलेंडर, ऐसे ही कई और कैलेंडर भी पाए जाते हैं। हाँ, अगर भारत के संदर्भ में ही देखा जाए तो प्रांत के हिसाब से उत्तर और मध्य भारत में बैसाखी, असम में बिहू, केरल में विशु, उड़ीसा में विश्व संक्रांति, बंगाल में पोयला बोईशाख और तमिलनाडु में पुट्ठांडु भारतीय नए साल के रूप में मनाया जाता है 14 से 15 अप्रैल के आसपास। और कुछ प्रांत जो कि चंद्रमा के हिसाब से अपना नया साल मनाते हैं, उनका नया साल कुछ दिन पहले आ जाता है। वैसे चंद्रमा से मुझे हाल ही में हुए सुपरमून वाली घटना याद आई। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये है क्या? सुपरमून ब्रह्मांड में या तो कहा जाए सौरमंडल में होने वाली एक घटना की है। ये तो पता ही होगा, चांद धरती के चारों ओर अंडाकार आकार में परिक्रमा करता है। सुपरमून मूल रूप से पूर्णिमा के दिन इस अंडाकार आकार में परिक्रमा लगाते हुए चांद की पृथ्वी के सबसे करीब आने वाले पल में देखे जाने वाले चांद को कहा जाता है। और क्योंकि चांद अपने सामान्य दूरी से थोड़ा करीब आ जाता है, तो पूर्णिमा के दिन बहुत विराट और अद्भुत दिखता है। हाँ, और ऐसा हाल फिलहाल में अभी 8 अप्रैल को ही देखा गया था। इस महीने सौरमंडल में एक और घटना होने वाली है। एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी के बहुत करीब से निकलेगा। इसका नाम 5276681998 OR2 रखा गया है। इस एस्ट्रॉयड की खोज 24 जुलाई 1998 में नियर अर्थ एस्ट्रॉयड ट्रैकिंग प्रोग्राम के तहत हालियाकाला ऑब्जर्वेटरी हवाई में की गई थी। वैज्ञानिकों के हिसाब से यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के सबसे करीब 29 अप्रैल 2020 को होने की संभावना है और शोध के अनुसार इसके बाद दोबारा वो तकरीबन इतना ही करीब सन 2079 और उसके बाद सन 2127 में दिखेगा। ओके, 29 अप्रैल। अगर संभव हुआ तो मैं इसे देखने की जरूर कोशिश करूंगा। सौरमंडल में एस्ट्रॉयड की ही तरह ऐसे कई और तत्व हैं जिन्हें अपने आकार के कारण एक ग्रह तो नहीं कहा जा सकता, पर उन्हें माइनर प्लैनेट्स कहा जाता है। और ये जान के तुम्हें ताज्जुब होगा कि केवल सौरमंडल में ही ऐसे अनेक माइनर प्लैनेट्स हैं। और एक मजेदार बात ये है कि इनमें से एक माइनर प्लैनेट का नाम भारत के सबसे लोकप्रिय शतरंज खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है। शतरंज और भारतीय से तो आमतौर पे एक ही व्यक्ति का नाम आता है, विश्वनाथन आनंद। हाँ, और उस माइनर प्लैनेट का नाम उन्हीं के ऊपर रखा गया है, विशी आनंद, जिसकी खोज एक जापानी ने की थी। विश्वनाथन आनंद का जन्म 11 दिसंबर सन 1969 में तमिलनाडु के मयिलादुतुराई में हुआ था। उनकी माता को शतरंज यानी चेस खेलने में बहुत रुचि थी और इसी से उन्हें भी बचपन से ही चेस खेलने में रुचि आ गई। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी सबसे पहले सन 1983 में सब जूनियर चैंपियनशिप जीतकर मिली और वे इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप का खिताब भी हासिल किया। ये तो बस शुरुआत ही थी। सन 1988 में वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने और मात्र 18 साल की उम्र में पद्मश्री से सम्मानित किए गए। और ये तो हमें पता ही है कि वो भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर भी बने। भारत का वैसे चेस के साथ बहुत महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। माना जाता है कि चेस की शुरुआत भारत में लगभग 1500 साल पहले हुई थी। यहीं से वह पहले पर्शिया, जिसे हम ईरान कहते हैं, और वहां से अरब और यूरोप तक फैला। मैंने यह भी पढ़ा है कि चीन भी चेस के मूल देश होने का दावा रखता है, पर यह विवादास्पद है। सन 1991-92 में खेल जगत में पाए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले वे पहले खिलाड़ी बने। चेस में मूलतः 3 फॉर्मेट्स होते हैं,
क्लासिकल, ब्लिट्ज और रैपिड। वैसे तो उनकी विशेषता सारे फॉर्मेट्स में रही है, लेकिन रैपिड फॉर्मेट में उनके महारथी होने के कारण उन्हें अपने शुरुआती सालों में लाइटनिंग किड अर्थात बिजली की गति होने वाला जैसा कहा जाता था। FIDE एक ऐसी संस्था जो अंतरराष्ट्रीय चेस योग्यता का आयोजन और उनकी रेटिंग करता है, जैसे कि क्रिकेट में ICC। उसके मुताबिक विशी आनंद, जैसे कि लोग उन्हें प्यार से पुकारते हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सबसे पहले भारतीय बने सन 2000 में, और इसके बाद ये कामयाबी उन्होंने सन 2007, 2008, 2010 और 2012 में भी हासिल की। इसी दौरान अप्रैल 2006 में वे 2800 एलो स्कोर पार करने वाले दुनिया के चौथे और पहले गैर रूसी खिलाड़ी बने। और जैसे कि मैंने पढ़ा है, एलो रेटिंग प्रणाली शतरंज जैसे खेलों में खिलाड़ियों के आपस की कौशल स्तर गणना की एक विधि है। अप्रैल 2007 में उन्होंने विश्व का नंबर 1 बनने का खिताब हासिल किया और ये खिताब को उन्होंने 2012 तक अपने पास रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी साल क्लासिकल वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब भी अपने नाम किया। चेस की दुनिया में इनका बहुत नाम है, ये तो पता ही था, लेकिन उनकी उपलब्धियां इतनी सारी है कि इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है कि फिल्मों में जैसे ऑस्कर पुरस्कार होते हैं, वैसे ही चेस में दिए जाने वाले ऑस्कर पुरस्कार को उन्होंने 6 बार जीता है। तुमने सही कहा, इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करना अपने आप में ही एक विषय है। उनकी इतनी सारी उपलब्धियों में भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी शामिल है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दानशील कार्य भी किए हैं। अभी हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए उन्होंने PM केयर फंड में नागरिकों द्वारा उनके और उनके साथ के चेस खिलाड़ियों के साथ ऑनलाइन चेस खेलने के बदले में राशि इकट्ठा करी। उन्होंने अपने जीवन में जितनी सफलता पाई है, हम उम्मीद करते हैं कि हम सब अपने अपने क्षेत्रों में वैसे ही सफलता पाने की उम्मीद से आगे बढ़ेंगे। अभी के परिस्थिति के अनुसार घर पर रहे, सुरक्षित रहे और संवाद जरूर सुने। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस संवाद को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद से अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।